हेलो 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 हेलो। चलिए, गुड इवनिंग सभी लोगों को। राधे राधे। चलिए, आवाज क्लियर है सभी लोगों को। आपका अपना चैनल रिजल्ट विद रुद्राक्ष में स्वागत है और आप सभी के सहयोग से एक के प्लस 9 सब्सक्राइबर कर चुके हैं और काफी सहयोग है और आगे भी सहयोग आपका जारी रहने की उम्मीद करते हैं। चलिए, तो आज जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लासेस जो है उसका नाम है अर्धनारीश्वर चैप्टर हिंदी में। ठीक है, इसी को बाबू आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और आपको बता देना चाहते हैं कि जो है ऑफलाइन में, ठीक है, 5 जनवरी से डेट ये है, 5 जनवरी से जो है आपका ऑफलाइन में भी क्लास शुरू होने वाला है। तो इसको आप लोग खूब सारा जो है प्यार दीजिए, ढेर सारा जो है प्यार मोहब्बत दीजिए और सपोर्ट कीजिए भरपूर मात्रा में। चलिए, तो बाबू ये हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है अर्धनारीश्वर। चैप्टर का नाम क्या है बाबू? अर्धनारीश्वर। ठीक है, अर्धनारीश्वर। ठीक है, अर्धनारीश्वर। चलिए, ठीक है, एनसीईआरटी का ये प्रोस का कहानी का जो है 4 चैप्टर है। ठीक है, संपूर्ण क्रांति तक करवा चुके हैं। तो अर्धनारीश्वर के जो राइटर है इनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, कौन नहीं जानता है रामधारी सिंह दिनकर को, जो हमारे राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए, इनके बारे में थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, राइटर के बारे में। चलिए, रामधारी सिंह दिनकर जो थे वो छायावादोत्तर युग के कवि थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो है रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि थे? भारतेंदु युग के, छायावादी युग के, या फिर द्विवेदी युग के, या फिर छायावाद उत्तर युग के? तो बाबू छायावादी युग के बाद, ठीक है, छायावादी युग 1920 से 1940 तक चला था। इसके बाद जो युग आया ना उसको बोला गया छायावादोत्तर। ठीक है, युग के निबंधकार थे। क्या थे बाबू? निबंधकार थे। इनका जन्म याद रखिएगा, इनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार के बेगूसराय जिला, बिहार में ही जन्म लिए थे। ठीक है, जिसको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। सिमरिया गांव में हुआ था। कौन सा गांव में बाबू? सिमरिया गांव में हुआ था। और इनकी माता जी का नाम क्या था? मंडूक देवी। माता जी का नाम याद रखेंगे आप, क्या था? मंडूक देवी। और पिताजी का नाम क्या था बाबू? रवि सिंह। ठीक है, पिताजी का नाम क्या था? रवि सिंह। या ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, दिनकर। दिनकर, ठीक है, दिनकर। दिन कौन करता है बाबू? दिन कौन करता है? दिन कौन करता है? फटाफट कमेंट करके बताएंगे, दिन कौन करता है? सूर्य करता है। और सूर्य को शायद रवि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रवि। ठीक है, तो रवि दिनकर। चलिए, रवि सिंह था और इनकी पत्नी का नाम क्या था? श्यामावती। ठीक है, श्यामावती था, श्यामवती था, श्यामवती देवी था। ठीक है, याद रखेंगे। माता जी का नाम था मनरूप देवी, मनरूप। ठीक है, मन रूप देवी। और पिताजी का नाम था रवि सिंह। और इनका जन्म हुआ था बेगूसराय के सिमरिया जिले में हुआ था बच्चों। ठीक है, और इनकी पत्नी का नाम था श्यामवती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राम की पत्नी श्याम। ओहो हो, राम की पत्नी श्याम। राम की पत्नी कौन थी बाबू? श्याम थी। ठीक है, राम की पत्नी श्यामवती। चलिए, अब आ जाते हैं प्रारंभिक इनकी एजुकेशन और वृत्ति में। चलिए, दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई थी। गांव में ही पढ़कर, ठीक है, बड़े हुए थे। और 1928 ईस्वी में, यानी 24 वर्ष की उम्र में मोकामा से मैट्रिक किया। अरे बाप रे बाप, 4 में इनका जन्म हुआ और 24 में क्या किया बाबू? 28 में क्या किया? मैट्रिक किए। कहां से? क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैट्रिक कहां से किया? मोकामा से। 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से इतिहास विषय से बीए किए थे। किससे? इतिहास से। एजुकेशन यानी शिक्षा के बाद वो HE स्कूल बरबीघा प्रधानाध्यापक भी रहे। अरे बाप, क्या बात है, क्या बात है। राइटर साहब हमारे जो है हेडमास्टर भी बन गए। और कब बने बाबू? कब बने? तो बीए के बाद जो है वो शिक्षा करते रहे और HE के बाद, ठीक है ना, स्कूल HE स्कूल बरबीघा के प्रधानाध्यापक भी रहे। जनसंपर्क विभाग में डायरेक्टर पद पर रहे। ठीक है, जनसंपर्क, एक होता है ना जनसंपर्क करना होता है, प्रचार प्रसार करना होता है कॉलेज का, उसमें ये डायरेक्टर पद पर भी रहे। और हिंदी के प्रोफेसर भी हुए। किस चीज के प्रोफेसर थे? रामधारी सिंह दिनकर।
क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? हिंदी पढ़ रहे हैं, तो मेरे बाबू हिंदी के ही क्या थे? प्रोफेसर थे। चलिए बहुत बढ़िया, इसके आगे बता दिए गुरुजी। चलिए भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर भी रहे थे। किसके पद पर बाबू? उप कुलपति के पद पर सुशोभित करते हुए बाद में जो हिंदी के सलाहकार भी थे, हिंदी के क्या थे? सलाहकार, ठीक है, हिंदी भाषा के। इनकी पहली कविता कब प्रकाशित हुई? मैट्रिक किए थे बाबू ये 1928 ईस्वी में। मैट्रिक से पहले एक कविता लिख दिए थे। क्या कवि थे, क्या जो है, क्या कवि थे, क्या निबंधकार थे। 1925 ईस्वी में छात्र सहोदर में प्रकाशित हुई। क्वेश्चन पूछा जाएगा इनकी पहली कविता जो प्रकाशित हुई उस समय ये कितने वर्ष के थे? तो 4 में जन्म हुआ और 25 में इन कविता लिख दी। उस समय इनकी उम्र कितनी थी बाबू? 21 वर्ष थी। और किस पत्रिका में इनकी जो है पहली कविता प्रकाशित हुई? तो छात्र सहोदर में। कब? 1925 ईस्वी में। 21 वर्ष की अवस्था में, देखिए आगे ना, 21 वर्ष की अवस्था में इनकी पहली कविता पुस्तक जिसका नाम क्या था? प्राणभंग। नाम क्या था बाबू? प्राणभंग प्रकाशित हुई थी। छायावादोत्तर युग के राष्ट्रीय भावधारा से ओतप्रोत एक प्रमुख कवि रामधारी सिंह दिनकर प्रबंध, मुक्तक, गीत प्रगीत, काव्य नाटक आदि अनेक रचनाएं की। देखिए इनकी पहली जो कविता पुस्तक थी उसका नाम क्या था? प्राणभंग था, ये याद रखेंगे। और छायावादोत्तर युग के तो थे, राष्ट्रीय भावधारा से यानी राष्ट्रीय कवि थे, ठीक है, राष्ट्र से भी जुड़े हुए थे। हमारे कवि साहब जो है आंदोलन से भी कुछ बातचीत लिखा करते थे। राष्ट्रीय भावधारा से उस समय आजादी की लड़ाई के लिए काफी जो है जोर शोर से लड़ाई चल रही थी, तो उसके ओत प्रोत से मतलब उससे प्रभावित होकर एक प्रमुख कवि रामधारी सिंह दिनकर प्रबंध, मुक्तक, गीत भी लिखा करते थे ये, ठीक है, गीत भी लिखा करते थे, काव्य नाटक, काव्य भी लिखा करते थे और नाटक भी लिखा करते थे आदि ये अनेक रचनाएं की। क्या? निबंधकार भी थे, नाटक भी लिखते थे, कविता भी लिखते थे, कहानी भी लिखते थे। एकदम जबरदस्त इनके अंदर टैलेंट भरा हुआ था। इन्हें इनकी रचना संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा बाबू, साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए दिया गया था बाबू? 4 अध्याय के लिए। किसके लिए? 4 अध्याय के लिए। सवाल यही से उठा जाएगा। और उर्वशी के लिए, किसके लिए? उर्वशी के लिए इनको क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। याद रखेंगे आप, ज्ञानपीठ। ज्ञानपीठ किसके लिए मिला था? उर्वशी के लिए। ज्ञानपीठ किसके लिए मिला था? उर्वशी के लिए। और साहित्य अकादमी जो है किसके लिए मिला था? 4 अध्याय के लिए। कितने अध्याय के लिए? 4 अध्याय के लिए। इनका निधन जो है बाबू 23 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, 23 तारीख को इनका जन्म हुआ है। देखिए 23 तारीख को इनका जन्म हुआ, ठीक है, 23 सितंबर को, और 24 अप्रैल, ठीक है, डेट में अगर याद रखेंगे तो एक दिन बाद 24 अप्रैल, ठीक है, 1974 ईस्वी को इनकी निधन हो गई। भारत सरकार के द्वारा इनको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। कौन सा अवार्ड बाबू? पद्म भूषण, ठीक है, याद रखेंगे। यानी इनको 3 अवार्ड मिला बाबू, पद्म भूषण, साहित्य अकादमी किसके लिए मिला? 4 अध्याय के लिए। और ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला? इनकी एक बहुत बड़ी रचना थी, कृति थी जिसका नाम था उर्वशी, उसके लिए मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। देखिए अब इनकी कुछ रचनाएं देखिए। प्राणभंग कब लिखे थे? 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में क्या लिखे थे बाबू? प्राणभंग लिखे थे। रेणुका इन्हीं की रचना है। हुंकार है, रसवंती है, कुरुक्षेत्र है। आगे इसको जरूर याद रखेंगे, अर्धनारीश्वर इनकी रचना है। इसको इन्होंने कब लिखा बाबू? 1952 ईस्वी में। कब लिखे थे? 1952 ईस्वी में। चलिए दिनकर की डायरी कब लिखे थे? 1973 ईस्वी में। और 1 वर्ष बाद इनकी क्या हो जाती है बाबू? निधन हो जाती है। क्या हो जाती है? निधन, ठीक है। चलिए पाश्चात्य माने पश्चिमी सभ्यता की बात हो रही है। भारतीय साहित्य का गंभीर अध्ययन कर हिंदी साहित्य में दिनकर जी प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य गीत और प्रगति काव्य नाटकों का अनेक शैलियों में उच्च स्तर की रचनाएं की। मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये हुआ कि इन्होंने पश्चिमी देशों से और भारतीय साहित्य से, दोनों चीजों से इन्होंने गंभीर अध्ययन किया। उसके बाद ये हिंदी साहित्य में बहुत अच्छे चीज के साथ काव्य को लिखे, मुक्तक काव्य गीत लिखे, प्रगति लिखे, काव्य नाटक लिखे और अनेक प्रकार के उच्च स्तरीय इन्होंने कविता और नाटक लिखे। बहुत अच्छे नाटक लिखे हमारे ये रामधारी सिंह दिनकर साहब। क्या मस्त
इंसान थे एकदम जो है, बिहार का एकदम नाम जो है एक अलग लेवल पर ये लेके चले गए हैं हिंदी साहित्य में, क्योंकि बाबू इनको आप जानते होंगे, ये रणधारी सिंह दिनकर कहलाते हैं और इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। चलिए मेरे विद्यार्थियों आ जाइए अब, ठीक है, इनके बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार के नाम बताइए, फटाफट कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा। रणधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्ता, सुमित्रा नंदन पंत और जगदीश चंद्र माथुर। सर रणधारी सिंह दिनकर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए रणधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ बाबू, कब हुआ? 23 तारीख को हुआ था, 23 सितंबर 1908 को हुआ था। चलिए मृत्यु 24 अप्रैल को हुआ था, तो याद रखेंगे आप 24 अप्रैल 1974 को हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। रणधारी सिंह दिनकर का जन्म कहां हुआ था? सर जन्म हुआ था बेगूसराय सिमरिया गांव में, सिमरिया में हुआ था, सिमरिया सिमरिया में, बेगूसराय। चलिए बहुत बढ़िया। रणधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है? देखिए प्रणभंग ये रेणुका इनकी है, कोमलता का विष, हरे की हरिनाम ये भी है, परशुराम की प्रतीक्षा उर्वशी के लिए तो इनको जो है पुरस्कार ही मिला है, तो ये भी है। तो फाइनली आपका कौन सा नहीं है? साकेत यशोधरा, साकेत यशोधरा जो है इनकी, साकेत यशोधरा जो है इनकी कृति नहीं है। चलिए रणधारी सिंह दिनकर की गद्य कृतियां कौन नहीं है? मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर तो यही है, काव्य की भूमिका ये भी है, दिनकर की डायरी ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन सा नहीं है वो? आषाढ़ के एक दिन, आषाढ़ के एक दिन इनकी रचना नहीं है। दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? बोलिए। संस्कृति के 4 अध्याय, ठीक है, 4 अध्याय बाबू याद रखेंगे। और उर्वशी के लिए इनको क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? ज्ञानपीठ। तो ये हो जाएगा संस्कृति के 4 अध्याय। चलिए दिनकर को किस काव्य पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी पर मिला था। चलिए दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म भूषण मिला था, ठीक है, पद्म विभूषण मिला था, पद्म श्री मिला था या पद्म मिला था? नहीं, पद्म भूषण मिला था। चलिए दिनकर की कविता की कौन सा गुण नहीं था? ओज गुण था, एकदम प्रभावशाली, वाग्मिता था ये भी था, पौरुष था ये भी था, मस्तिष्कता नहीं था। चलिए दिनकर किस युग के कवि थे बाबू? क्षयावदुत्तर युग के। दिनकर जी की माता का क्या नाम है? वो माता जी का नाम क्या था बाबू? मनरूप देवी, ठीक है, मनरूप देवी था। चलिए दिनकर जी के पिता का नाम क्या था? रवि सिंह। वो दिनकर याद रखेंगे। दिनकर कौन करता है बाबू? दिन में दिन कौन करता है? तो सूर्य करता है, और सूर्य को हम लोग क्या बोलते हैं? रवि बोलते हैं, ठीक है, रवि, सूरज नहीं, रवि, याद रखेंगे आप। चलिए कितने वर्ष की उम्र में दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्रणभंग प्रकाशित हुई थी? 1929 में प्रकाशित हुई, 1929 में, ठीक है, सॉरी 21 वर्ष की उम्र में, 21 वर्ष की उम्र में, ठीक है, 21 वर्ष की उम्र में इनकी पहली पुस्तक जो है प्रकाशित हुई थी, 21 वर्ष की उम्र में। बताया था 1925 ईस्वी में। रणधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? 1925 में, ठीक है, 21 वर्ष में। जन्म हुआ था 1904 में, और 21 ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 1925 फाइनली। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़िया। अगला बढ़िया, इनकी पत्नी का नाम क्या था बाबू? कमेंट करके फटाफट बता देंगे। इनकी पत्नी का नाम क्या था? श्यामवती देवी। क्या नाम था? श्यामवती देवी। चलिए दिनकर की पहली कविता किस पत्रिका में छपी थी? छात्र सहोदर में। किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? वेलिंगटन नर्सिंग होम। ये तो आप पढ़े हुए थे, किसमें पढ़े थे? तो बाबू संपूर्ण क्रांति में ही पढ़े थे। दिनकर जी भागलपुर विश्वविद्यालय में किस पद पर रहे थे? उपकुलपति थे, उपकुलपति। रणधारी सिंह दिनकर किस विषय के प्रोफेसर थे? हिंदी विषय के। किस विषय के बाबू? हिंदी विषय के। चलिए और थोड़ी सी इनके बारे में डीपली जानते हैं, यहाँ पर डीपली जानते हैं, ठीक है, क्रैश कोर्स के रूप में इसको समझिएगा। नाम क्या था? रणधारी सिंह दिनकर इनका नाम था। जन्म था 23 सितंबर 1908 को, सिमरिया बेगूसराय में हुआ था, और मृत्यु हो जाता है 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। माता जी का नाम था मानूप देवी और पिताजी का नाम था रवि सिंह। ये तो हो ही चुका है, एक बार फिर से आप इसको रिवीजन कर लेंगे। पत्नी का नाम क्या था? श्यामवती देवी। शिक्षा जो था प्रारंभिक शिक्षा गांव से लिए थे, उसके आसपास ये मैट्रिक किए, ठीक है ना, उसके आसपास के गांव से ही। जिस स्कूल का नाम था मुकामा घाट रेलवे हाई स्कूल। 1928 ईस्वी में बी ऑनर्स किए, ठीक है, इतिहास। सॉरी 1928 में ये मैट्रिक किए, और
बीए ऑनर्स कब किए? 1932 से। और किस ऑनर्स से किया बाबू? ठीक, इतिहास ऑनर्स से। काल, किस काल के ये किस काल के हैं बाबू? आधुनिक काल के। किस काल के? आधुनिक काल के। और इनको राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? राष्ट्र कवि के नाम से। चलिए फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। पद, पुरस्कार एवं सम्मान, कौन कौन सा पद मिला है बाबू? तो प्रधानाध्यापक थे एचई स्कूल बरहबिगहा के, सब डायरेक्टर थे जनसंपर्क विभाग के, हिंदी प्रोफेसर थे बिहार विश्वविद्यालय के, और उप कुलपति रह चुके हैं भागलपुर विश्वविद्यालय के। ठीक है, ये 4 चीज इनके पद में याद रखेंगे आप। प्रधानाध्यापक थे, सब डायरेक्टर थे, हिंदी के प्रोफेसर थे, और उप कुलपति थे। ये चारों चीज याद रखेंगे आप। चलिए पुरस्कार में इनको, ठीक है, देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? संस्कृति के 4 अध्याय के लिए कब मिला? और ज्ञानपीठ किसके लिए मिला था? उर्वशी के लिए। इनको एक और सम्मान मिला, पद्म भूषण। राज्यसभा के सदस्य भी चुने गए 1952 में। कब चुने गए थे बाबू? 1952 में। रणधारी सिंह दिनकर राज्यसभा के अध्यक्ष कब चुने गए? 1952 में। चलिए बहुत बढ़िया। छात्र जीवन की रचना, जब ये छात्र में थे, मतलब छात्र की स्थिति में थे, पढ़ाई लिखाई करते थे, उस समय इन्होंने देश लिखा, एक का नाम लिखा देश। देश एक कविता लिखे। उसके बाद प्रकाश लिखे, जो बेगूसराय में लिखे थे और ये पटना में लिखे थे। उसके बाद प्रतिमा, जो कनौज में लिखे थे। अनेक रचनाएं इन्होंने अपनी प्रकाशित की। और पहली जो इनकी कविता पुस्तक थी उसका नाम जानते ही हैं, प्रणभंग है, जो कितने वर्ष की उम्र में लिखे थे बाबू? 21। ठीक है, 21 वर्ष की आयु में प्रकाशित हो गई। चलिए आगे चलते हैं। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन थी इनकी? कुरुक्षेत्र। ठीक है, युद्ध, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि युद्ध और शांति की समस्या के लिए रणधारी सिंह दिनकर ने कौन सी कृति लिखी है? कुरुक्षेत्र लिखी है। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र तो सब लोग जानते हैं, कुरुक्षेत्र जो है। चलिए पहली कविता प्रकाशित किस पत्रिका में हुई थी? छात्र सहोदय में। कब? 1925 में। कविता लिखने की शुरुआत ये 30 के दशक में ही कर दिए थे, 1920 और 30 के बीच में ही कर दिए थे। ठीक है, चलिए पाठ के बारे में जान लीजिए। ये पाठ की विधा क्या है? निबंध है। ठीक है, निबंध है। चलिए विषय वस्तु समझिएगा कि आखिर ये किस विषय पर लिखा गया है, किस, आखिर ये पर्पस क्या है लिखने का। अर्धनारीश्वर किस चीज पर लिखा गया है? इस निबंध में दिनकर जी ने बताया है कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक हैं। पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक हैं, यानी एक के बिना दूसरा अधूरा है। पुरुष नहीं है तो महिला अधूरी है, और महिला नहीं है तो पुरुष अधूरे है। मतलब एक दूसरे के दोनों जो है कंप्लीमेंट है, पूरक है। दोनों के बिना सृष्टि अधूरी है। अगर कोई एक भी नहीं रहेगा तो इस सृष्टि की रचना नहीं होगी। अर्धनारीश्वर का रूप, जिसमें भगवान शिव का आधा और भाग पुरुष और आधा भाग स्त्री पार्वती है। अर्धनारीश्वर यानी अर्ध नारी ईश्वर, यानी आधा भाग। जो अर्धनारीश्वर में एक कैलेंडर में फोटो आता है, देखेंगे आपकी, आधा जो है शंकर जी होते हैं और आधी पार्वती जी होती हैं। तो इसमें अर्धनारीश्वर में बबुआ, अर्धनारीश्वर में क्या है कि आधा भाग शंकर जी का है और आधा भाग किसका है? पार्वती जी का है। यह प्रतीक है सृष्टि संसार में कि न तो पुरुष और न ही महिला अकेले पूर्ण होती है। ये इस बात को दर्शाता है कि बबुआ न तो पुरुष अकेले संपूर्ण है और नहीं महिला अकेले संपूर्ण है, दोनों का मिक्सर होना चाहिए। यही बात ये दर्शाता है कि किसी भी एक से सृष्टि की रचना नहीं हो सकती है, दोनों मिलकर सृष्टि की रचना करते हैं। दोनों मिलकर पूर्णता और संतुलन का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी दोनों जो है बैलेंस करके चलते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। कैसा रूप है बाबू? क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसा रूप है? कल्पित रूप है। पुरुष स्वयं डाली बन गया है और नारी उसने कली मान लिया है। नारी को क्या माना गया है बाबू? कली। और पुरुष को क्या माना गया है? पेड़ की टहनी माना गया है। कबीर ने स्त्री को मनुष्य के लिए एक दोष माना है। ओह, कबीर जी कहते हैं कि पुरुष की सबसे बड़ी दोष जो है वो स्त्री है। ये बात कौन बोलता है बाबू? कबीर बोलते हैं। गुणों का बंटवारा पुरुषों ने इस तरह किया कि स्वम बन बैठा वृक्ष वंत धूप ग्रीष्म विचार, और नारी को मान लिया लता
कली, चांदनी, वर्षा और भावना। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि पुरुष स्वयं को क्या मानकर बैठा? वृक्ष। पुरुषों ने स्वयं को वृक्ष मान लिया कि हम वृक्ष हैं, हम वृक्ष हैं। और हमारी लताएं कौन है? हमारी लताएं कौन है? तो हमारी लताएं जो है वो स्त्री है। हम वृक्ष हैं और हमारी लताएं जो है वो कौन है? तो स्त्री है। हम डाली हैं तो स्त्री कली है, और अगर हम धूप हैं तो स्त्री चांदनी है, और अगर हम ग्रीष्म हैं तो स्त्री क्या है? वर्षा है। यानी अगर हम ग्रीष्म हैं, ठीक, थक जाते हैं कामों को करते करते, तो जो संतावना देने की काम करती है वो कौन करती है बाबू? स्त्री करती है, इसलिए वर्षा बोला गया है। और अगर हम विचार हैं, हम सोचते हैं, विचार हैं, तो जो फीलिंग इमोशन होती है वो स्त्री होती है बाबू। जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य में जो पुरुष होते हैं, पुरुष जो है काफी कठोर होते हैं, ये तो बात आपको मालूम होना चाहिए। तो पुरुष जो है कठोर होते हैं, और महिला जो होती है वो काफी जो है कोमल होती हैं, ठीक। वो जो है तुरंत जो है अपनी भावनाओं के प्रति जो है बहक जाती हैं और रोने लगती हैं, लेकिन पुरुष जो है कठोर होता है। आप देखते हैं कि पुरुष वैसे होते हैं कि एक शमशान घाट से भी लौट के जब आते हैं, एक शमशान घाट से भी लौट के आते हैं तो उनकी आंखों में आंसू नहीं आती है। क्या कभी आप किसी महिला को प्रायः सामान्यतः शमशान घाट पे जाने नहीं दिया जाता है? देखे क्या आपने? नहीं देखा। लेकिन पुरुष जो है वो काफी सहनशील होते हैं। ऐसा नहीं है कि महिला सहनशील नहीं होती है, महिला भी बहुत सहनशील होती है, लेकिन वही चीज है कि वो भावना उसके पास जो है होती है वो ज्यादा होती है। वही चीज यहाँ बताया जा रहा है कि एक के बिना दूसरा अधूरा है, और अगर एक ग्रीष्म है तो एक दूसरी वर्षा है, उसको ठंडा करती है, उसको ठंडक पहुंचाती है कि बस तुम शांत रहो, बहुत काम हो गया, जिंदगी में कष्ट है तो मत डरो। इसके लिए वो संतावना देती है, ढांढस बढ़ाती है, उम्मीद कराती है कि जो होगा सही होगा। इसके लिए जो है नारी की आवश्यकता है। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है वो अपूर्ण है। करें जिस पुरुष में कुछ नारी के गुण नहीं है, नारी के गुण मतलब भावना नहीं है, वो पुरुष जो है क्या है बाबू? वो पुरुष है अपूर्ण है, वो पूर्ण रूप से नहीं है। स्त्री की पराधीनता तब से प्रारंभ हुई जब से मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। स्त्री की पराधीनता, स्त्री की जो है महत्व तब से जो है प्रारंभ हुई जब मानव ने किस चीज का आविष्कार किया? कृषि का। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि कृषि का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि स्त्री की पराधीनता कब से शुरू हुई? जब से कृषि का आविष्कार हुआ। गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नरित्व की साधन की थी। गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम समय में नरित्व का साधन की, वो नारी के जैसा जो है गुणों के विचारों को प्रकट किए। गांधी जी की पोती ने उन पर जो पुस्तक लिखी उसका नाम है बापू मेरी माँ। बापू मेरी माँ किसने लिखी मेरे बाबू? गांधी जी की पोती ने लिखी, और उसी पर लिखी। अर्धनारीश्वर में नारी और पुरुष दोनों के गुणों का समन्वय है, यानी दोनों के गुणों का मिक्सचर है अर्धनारीश्वर सेक्टर में, ठीक है। एक के बिना दूसरे अधूरे हैं। बुद्ध और महावीर ने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया। क्या नारी पूजा नहीं करेंगी? वो संत तपस्वी नहीं बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। इस चीज की सबसे पहली बार इस चीज की प्राथमिकता किसने दी? महात्मा बुद्ध ने दी और महावीर दी है, ठीक है। महावीर का नाम सुने होंगे, जैन धर्म के थे। कुंती कौन थी? पांडवों की मां थी, जबकि गंधारी कौरवों की मां थी। ये भी कहा गया है कि कुंती को देख लीजिए, कुंती कौन थी? वो भी तो एक मां ही थी, और किसकी मां थी बाबू? पांडवों की मां थी, जबकि गंधारी कौरवों की मां थी। और ये दोनों बहुत बड़े योद्धा थे। योद्धा के वजह से ये जो है अपने पहाड़ हृदय को समझाते हैं, दर्द बड़े हृदय को समझाते हैं, क्योंकि दोनों अपने ही थे। कौरव मर रहे थे तो भी कुंती को दुख हो रहा था, और कुंती के तरफ से भी कोई अगर शहीद होता था तो गंधारी को दुख होता था। लेकिन एक दूसरे को जो है किस तरह से ये बांध कर रखे हुए थे। स्त्री में भी काफी जो है मन भावनाएं होती है, और वो जो है चीजों को समझ नहीं पाती है। पुरुष स्त्री योचित गुण को अपनाकर समाज में नारी जैसा कहलाने से घबराता है।
अब कुछ जो है समाज में जो है अगर पुरुष स्त्री के गुणों को अपना ले तो लोग उसको क्या कहने लगते हैं बाबू, उसको जो है महिला के समान मानने लगते हैं, और इससे पुरुष जो है घबराते हैं। पुरुष नहीं चाहते हैं कि उनसे कोई लोग, समाज के लोग उनसे महिला की तुलना करें। कृषि के आविष्कार के बाद जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई। कह दिया गया कि बाहर काम करेंगे पुरुष और अंदर, घर के अंदर काम करेगी महिला। दो टुकड़ों में बट गए। पहले एक साथ ही सब लोग रहते थे, एक साथ ही एक काम ही करते थे, लेकिन जब से कृषि का खोज हुआ तो बाहर का काम, जैसे आप जानते हैं खेतों में काम जो है पुरुष, और घर में जो वही अनाज बनाना होता है ये काम महिला को दिया जाता है। तो इससे जिंदगी जो है दो भागों में बट गई। सभ्यता का पहला सोपान क्या है? कृषि है। ठीक है। कौरवों की सभा में संधि की वार्ता हुई जब, तो कृष्ण और दुर्योधन के बीच हुई थी। कहा गया कि पुरुष के बीच जो है वो घर के बड़े फैसले लिए जाएंगे। घर के जो बड़े फैसले होंगे वो पुरुष की तरफ लिए जाएंगे। घर की जो रसोईया होगी वो महिलाएं करेंगी। इस तरह से कामों का बंटवारा कर दिया गया। नारी के संबंध में महापुरुषों के क्या विचार थे? बुद्ध का सुनिए। आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वो 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष ही चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। बुद्ध बोले अपने शिष्य आनंद से कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया ये धर्म 5000 वर्ष चलने वाला था, लेकिन अब ये 500 वर्ष ही चलेगा, क्योंकि मैंने किसको अधिकार दे दिया? महिलाओं को अधिकार दे दिया, नारियों को अधिकार दे दिया। अब पुरुष इससे जो है घृणा करने लगेंगे। बर्नार्ड शॉ थे, उन्होंने शिकार करने वाला स्त्री को कहा कि नारी जो है अहेरिन होती है। क्या होती है? अहेरिन। और नर जो है अहेर होते हैं। यानी शिकार करने वाले जो पुरुष होंगे उनको अहेर कहा, और शिकार करने वाली स्त्री जो है उनको अहेरिन कहा। प्रेमचंद जो कहे कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है। पुरुष जब नारी के गुण अपना लेता है तो देवता बन जाता है। देहात में हम लोग के गांव में कहते हैं लोग कि एकदम बबुआ गैया बड़ा, गाय बा, एकदम बबुआ लइकवा हिरवा गाँव बा, सुने ना आप लोग, उस तरह से। किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वो राक्षसी हो जाती है। क्या चरित्र है, और क्या एक इंसान उसी दूसरे इंसान का गुण अपना ले रहा है तो भगवान बन जा रहा है, और वही उसके गुण को कोई अपना ले रहा है तो राक्षस बन जा रहा है। ये तो दिक्कत है, और ये गलत है कि नहीं बाबू? गलत है, कमेंट करके बताएंगे गलत है सही है। जयशंकर प्रसाद कहते हैं, ठीक है, इड़ा जयशंकर प्रसाद की कमानी के एक पात्र हैं। ठीक है। जयशंकर प्रसाद क्या कहते हैं कि वह नारी जिसने पुरुषों का गुण सीखे, ठीक है, वह नारी जो पुरुषों की गुण सीखती है उसको इड़ा कहा जाता है। क्या कहता है बाबू? इड़ा, जो विवेकशील होती है। रविन्द्रनाथ टैगोर नारी की सार्थकता कहते हैं उसकी भंगिमा, अदा की मोहक और आकर्षक होने में, और काम, कर्म, कीर्ति, वीरबल और शिक्षा दीक्षा को लेकर वह क्या करेगी। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि नारी का काम है, नारी जो है वो क्या होती है बाबू? एकदम मोहक होती है, आकर्षक होती है। वो बता रहे हैं कि वो मोहित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए, सुंदरता के लिए बनी है। वो काम धाम सीख कर क्या करेगी? कौन बोलते हैं बाबू? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है। शिक्षा दीक्षा लेकर वो क्या करेगी? वो तो जो है आकर्षित और मोहित करने के लिए बनी हुई है। वो पढ़ लिख कर क्या करेगी? कबीर कहते हैं कि नारी तो हमहू करी तब ना किया विचार। नारी तो हमहू करी तब ना किया विचार, जब जान तब परिहरी नारी महाविकार। कह रहे कि नारी तो हमहू करी, हम भी तो नारी से ही बने हैं, तब ना किया विचार, लेकिन उस समय विचार नहीं किए जब हमारा जन्म हुआ। हम तो नारी से ही ना हुए हैं, लेकिन उस समय मैंने विचार नहीं किया। जब जान तभी पड़ी, और जब जान गए तो उस चीज से हमको क्या होने लगा? उस चीज से हमको नफरत होने लगा, महाविकार, उसको त्याग देना ही समझे। महत्वपूर्ण वाक्य पंक्ति, नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई चमेली की फूल की क्या बाबू? माला है। ये कौन बोलते हैं? तो इसी में ये लाइन लिखा गया है। यदि संधि की वार्ता कुंती और गंधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न होती। कहा गया कि अगर संधि पुरुषों के बीच हुआ तो महाभारत हुआ, अगर कुंती और गंधारी के बीच होता और सब लोग उनकी बातों को मानते तो यकीन मानिए कि जो महाभारत हुआ था वो महाभारत नहीं होता। कामिनी, सुंदर स्त्री को कामिनी बोलते हैं।
तो अपने साथ यामिनी, यामिनी किसको बोलते हैं? रात को, रात की शांति लाती है। बाबू कामिनी ही अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, यानी सुंदर स्त्री अपने साथ रात की क्या लाती है बाबू? शांति लाती है। नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं। नारी और नर एक ही चीज के बने हुए दो अलग अलग मूर्ति हैं। पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही। पराधीनता के कारण, इसकी जब नारी की लोग महत्व ही नहीं समझे, इसके कारण जो है वो अपने अस्तित्व को नहीं समझी, अपने अधिकार को नहीं समझी। एक हाथ में डमरू और एक में बिड़ा मधुर उदार। जैसे शंकर जी एक हाथ में क्या लिए हैं? वो डमरू लिए हैं, और वहीं बगल में पार्वती जी एक हाथ में क्या लिए हैं? बिड़ा लिए हैं। एक नयन में गरल और एक नयन में संजीवन की धार, और एक नयन में जो है बाबू एकदम गरल है, यानी एक नयन में जो है वो क्या है? आपको क्रोधित है, क्रोध है, और एक में क्या है? संजीवन की धार, यानी एक में जो है मधुरपन है। क्या भावनाएं हैं? मही पृथ्वी मांगती प्राण प्राण में सजी कुसुम की क्यारी, स्वप्न स्वप्न में गूंज सत्य की पुरुष पुरुष में नारी। यानी कि पृथ्वी मांगती प्राण प्राण में सजी कुसुम की क्यारी, जब पृथ्वी पर जाती है तो हरियाली हरियाली सजी रहती है, कुसुम की क्यारी सजी रहती है, फूलों की डाली सजी रहती है, और स्वप्न स्वप्न में गूंज सत्य की, सपने में सत्य की गूंज उठती है, और पुरुष पुरुष में नारी, यानी प्रत्येक पुरुष में क्या है? तो नारी है। पुरुष एनेछे दिवसेर ज्वाला तप्त रोद दाह, कामिनी एनेछे यामिनी शांति समिरण वरी वाह। चलिए, इस तरह से जो है आपका कविता कहानी और जो है इस बाबू स्टोरी के बारे में और कवि के बारे में, लेखक के बारे में हम लोग जो है काफी चीजों को कर लिए जो जो जरूरत था, और आगे बढ़ते हैं हम लोग इनके बारे में। कि अब सारांश की बात आती है कि सारांश जो है कैसे लिख रहे हैं। सारांश पे आ जाइए। करें प्रस्तुत पाठ छायावादोत्तर युग की राष्ट्रीय भाव धारा की आधुनिक कवि और राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा 1952 ईस्वी में लिखा गया निबंध है। यानी प्रस्तुत पाठ जो है ये हमारे छायावादोत्तर युग के महान राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा 1952 ईस्वी में लिखा गया एक निबंध है। अर्धनारीश्वर भारत का एक मिथकीय प्रतीक है, यानी एक, ठीक है, एक जो है मनगढ़ंत प्रतीक है, जो शंकर और पार्वती का एक कल्पित रूप है। कैसा रूप है बाबू? कल्पित, जिसका संभवतः आधा अंग पुरुष और आधा किसका है बाबू? नारी का। अर्धनारीश्वर की सार्थकता व्यक्त करने के लिए कवि ने नर और नारी पर विभिन्न लेखकों की टिप्पणियों का जिक्र किया है। कौन क्या कहता है, गौतम क्या कहते हैं, और लोग क्या कहते हैं, बनारट शाह क्या कहते हैं, महावीर क्या कहते हैं, कबीर क्या कहते हैं, और उनका खंडन भी किया है और उनका बुराई भी किया है कि कौन सही थे और कौन गलत है। जैसे कि प्रेमचंद ने कहा था कि पुरुष जब नारी के गुण ले लेता है तो क्या बन जाता है? देवता, और किंतु नारी जब नर के गुण सीख लेती है तो क्या होती है? राक्षसी। इसी प्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि नारी की सार्थकता केवल पृथ्वी की शोभा और केवल प्रेम की प्रतिनामन में है। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि क्या ही करेगी वो शिक्षा लेकर, वो तो आकर्षित करने के लिए, शोभा बढ़ाने के लिए बनी हुई है। जबकि बनारट शाह क्या कहते हैं कि नारी को शिकारी और नर को शिकार कहा है। नारी को क्या कहा है बाबू? नारी को शिकारी कहे हैं और नर को क्या कहे हैं? शिकार कहे हैं। नर को शिकार, यानी बनारट शाह कहते हैं कि नारी जो है वो शिकारी होती है, जो नर का क्या कर लेती है? शिकार कर लेती है। उपयुक्त सभी विचारों का विरोध करते हुए कवि कहते हैं कि कृषि के आविष्कार के साथ मानव सभ्यता का विकास प्रारंभ हुआ था। यानी कृषि का जब आविष्कार हुआ उसी समय मानव का विकास का स्थिति भी शुरू हो गई, और उसी समय नारी की प्राधीनता की शुरुआत हो गई। पुरुष ने महिलाओं का दायरा घर तक सीमित कर दिया था। उसमें कहा गया था, बताया आपको, कि पुरुष जो थे वो कह दिए कि महिला घर में ही रहेगी, और जो पुरुष वर्ग होंगे वो बाहर काम करने के लिए जाएंगे। आज भी ये चीजें हैं। स्वयं वृक्ष और नारी को लता बना दिए। जहां कहीं कर्म का कोई क्षेत्र हो, अधिकार का कोई भूमि है अथवा सत्ता का साधन है, वहां पुरुषों का कब्जा कर लिया। अब ये चीज हम ही लोग किए थे, ये चीज हम ही लोग करते हैं, ताकि जो है आप देखते हैं हमारे घर में हो, आपके घर में हो, जो महिलाएं होती हैं, जो फीमेल होती हैं, उनकी शादी विवाह कर दी जाती है और उनके नाम पर संपत्ति नहीं करते हैं, उनको भेज देते हैं।
ससुराल भेज देते हैं। आपके यहाँ कोई आता है, ठीक है, कन्या बनकर, तो फिर आप उनको जो है मायके वाले उनको भेज देते हैं, तो फिर जो है उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी, कोई अधिकार नहीं रहता है। तो कहा गया कि जहां जहां सत्ता की बात होती है ना, वहां पुरुषों को भेज दिया गया, और उसने स्वयं को राजा और नारी को छया मात्र बना दिया। अतः यह संभव नहीं है कि कोई नारी किसी नर का शिकार करे कि संभव ही नहीं है कि कोई नारी नर का शिकार करे, क्योंकि नर नर जो है वो खुद ऑलरेडी क्या है बाबू, सत्ता के मालिक है, तो ये संभव ही नहीं। कवि कहते हैं कि हालांकि महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर ने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार तो दे दिया था, किंतु अधिकार देने के बाद बुद्ध ने अपने शिष्य अनंत से कहा कि मैंने जिस धर्म की स्थापना यह सोचकर की थी कि वो 5 वर्ष चलेगी, किंतु अब वो मात्र कितने वर्ष चलेगी, 500 वर्ष ही चलेगी। वही दिगंबर संप्रदाय के धर्माचार्य ने कहा था कि नारी को भिक्षुणी होने का कोई लाभ नहीं है, नारी फालतू का जो है भिक्षुणी बनी हुई है, तपस्विनी बनी हुई है, और पुरुष योनि में जन्म लेगी तभी तभी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जब वो पुरुष योनि में जब जो है पुरुष बनेगी, पुरुष योनि में जन्म लेगी, तभी जो है उसकी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। उसे नारी को भिक्षुणी होने से कोई लाभ नहीं है। ये बात कौन बोला बाबू, दिगंबर संप्रदाय के धर्माचार्य बोले थे, ठीक है। और किसी के बोलने से क्या हो जाता है, और तो कुछ नहीं होता, ठीक है, जो चीजें हैं वो सही है। अंत में लेखक कहते हैं कि पुरुष और नारी दोनों ही एक द्रव की ढाली की 2 प्रतिमाएं हैं। पुरुष और स्त्री अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही चीज के, एक ही पदार्थ के बने 2 प्रतिमाएं हैं। इसलिए जो कर्म क्षेत्र पुरुष का है वह नारी का भी है। प्रत्येक पुरुष को तथाकथित कहे जाने वाले नारी के गुण दया, करुणा, मया और सहिष्णुता अपनाना चाहिए, और प्रत्येक नारी को तथाकथित पुरुष के कहे जाने वाले गुणों को स्वीकार करना चाहिए, तभी वो अपने आप में पूर्ण हो सकते हैं। यानी कवि कहते हैं, लेखक कहते हैं, ठीक है, बार बार कवि कह देते हैं क्योंकि राष्ट्र कवि से ये प्रसिद्ध है। तो लेखक कह देते हैं कि बाबू ये जो है हमारे नारी के गुण, नारी जो है अगर पुरुष की गुण अपना लेती है और पुरुष जो है नारी की गुण अपना लेते हैं, तभी जो है वो परिपूर्ण बन पाते हैं, नहीं तो परिपूर्ण नहीं बन पाते। अंत में कहते हैं कि जरूरी है कि प्रत्येक पुरुष में नारीत्व जगे, ठीक है, प्रत्येक पुरुष में नारी की गुण जगे, नारी की गुण जो होती है करुणा, मया, आप में भी थोड़ी सी दया आए, और प्रत्येक नारी में पुरुष का आभास हो, और प्रत्येक नारी में भी पुरुष यानी पुरुष गुण का भी क्या हो, आभास हो, तभी कुछ हो पाएगा। चलिए आगे जो है क्वेश्चन सब देखेंगे। यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई थी तो बहुत संभव था कि महाभारत नमस्ता। लेखक ने इस कथन से क्या आप सहमत हैं? लेखक जो ये बात कहते हैं कि पुरुष महाभारत की जो वार्ता हुई थी अगर गांधारी और कुंती के बीच होती तो युद्ध नहीं होती, क्या इस बात से आप सहमत हैं? तो प्रकट कीजिए। तो कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्ति, ठीक है, प्रश्न क्षयोत्तर युग के कवि गांधारी से दिनकर रचित निबंध अर्धनारीश्वर से लिया गया है। यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच होती, ठीक है, तो बहुत संभव था, बहुत ही संभव था कि महाभारत न बचता, क्योंकि बाबू महिलाएं जो है किसी भी चीज को जो है काबू कर लेती हैं। लेखक ने इस कथन का तात्पर्य यह है कि नारी दयावान होती हैं और करुण होती हैं, पुरुष कैसे होते हैं? निष्ठुर और कठोर होते हैं। इसलिए संधि वार्ता के वक्त उन्होंने युद्ध में होने वाले रक्तपात के बारे में नहीं सोचा। पुरुष आगे की नहीं सोचे कि युद्ध में क्या होगा, लेकिन महिला जो है एक माँ होती है, वो अपने पुत्रों की खोने की दर्द जानती है। अगर संधि वार्ता कुंती और गांधारी के मध्य होती तो दोनों में से कोई भी अपने पुत्रों को रक्तपात के लिए सहमत नहीं होती, वही जो हम आपको बात बताएं, और युद्ध के स्थान पर संधि हुई होती, ठीक है, युद्ध नहीं हुआ होता, क्योंकि कोई भी अपनी माँ पुत्र को खोना नहीं चाहती है, तो वो चाहेगी भी कि जो लड़ने वाले सिपाही वो भी तो किसी के पुत्र हैं, इसलिए वो नहीं चाहती कि किसी भी दम पर युद्ध हो, युद्ध टाल ही देती। अगला प्रश्न, अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी? आज इसकी क्या सार्थकता है? क्या कारण है कि अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई? तो अर्धनारीश्वर भगवान शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। इसकी कल्पना यह प्रदर्शित करने के लिए की गई होगी कि नर और नारी पूर्ण रूप से एक समान है, नर और नारी जो है पूर्ण रूप से एक समान है, और एक का गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी? इसलिए क्योंकि होगी कि अर्धनारीश्वर में
नारी के बिन पुरुष पुरुष अधूरा है और पुरुष के बिना जो है नारी अधूरी है। दोनों के गुण एक समान मिलते जुलते हैं, अगर एक दूसरे के गुण अपना भी लेते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इसकी सार्थकता आज भी है, क्योंकि पुरुष का आत्मविश्वास और निडरता नारी के बल को बढ़ाएगा, वही नारी की दया, माया और सहिष्णुता पुरुष को एक सही निर्णय लेने में मददगार होगी। यानी पुरुष की जो सही चीज, क्या हमको फैसला करना है, क्रोध रहना है या नहीं रहना है, दया दिखाना है, करुणा दिखाना है, इस दिखाने में स्त्री की गुण उसको मदद करेगी। चलिए, रविन्द्रनाथ प्रसाद प्रेमचंद चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट है? क्यों असंतुष्ट है दिनकर जी? इसलिए असंतुष्ट है कि रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं अलग अलग उनकी नर नारी को लेकर मन भावनाएं और मतभेद है। रविन्द्रनाथ ठाकुर प्रसाद प्रेमचंद ने नर और नारी को अलग अलग माना है। क्या क्या माने हैं? तो उनके गुणों, कर्मों और कार्य क्षेत्र को अलग अलग बताया है। कहते हैं कि सब लोग का गुण, कार्य क्षेत्र अलग अलग है, इसलिए लेखक उनसे असंतुष्ट है, क्योंकि लेखक के अनुसार नर और नारी एक ही द्रव के ढली दो प्रतिमाएं हैं, लेकिन वो लोग तो कुछ और ही बताते हैं, और उनकी कार्य क्षेत्र भी क्या है? एक है। लेखक हमारे कहते हैं कि दोनों लोग एक ही चीज के बने हुए हैं, बस अलग अलग मूर्ति हैं। उनका कार्य क्षेत्र भी एक है, उनका काम भी एक है, लेकिन ये लोग अलग अलग भावनाएं देती हैं, इसीलिए हमारे कवि साहब जो है, लेखक साहब जो है, वो असंतुष्ट रहते हैं। प्रवृत्ति मार्ग और निर्वृत्ति मार्ग क्या है? प्रवृत्ति मार्ग और निर्वृत्ति मार्ग क्या है? प्रवृत्ति मार्ग गृहस्थ जीवन को स्वीकार करने वाला मार्ग होता है। यानी प्रवृत्ति मार्ग वह मार्ग जो गृहस्थ जीवन को स्वीकार करे, उसको आप प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। यानी जो प्रवृत्ति मार्गी होते हैं वे गृहस्थ जीवन को स्वीकार कर नारी के साथ अपना जीवन यापन कर लेते हैं, जबकि निवृत्ति मार्ग गृहस्थ जीवन को अस्वीकार करने वाले मार्ग है। यानी जो गृहस्थी जीवन को अस्वीकार करे वो सन्यासी बन जाते हैं और ये निर्वृत्ति मार्ग कहलाते हैं। यानी जो गृहस्थ जीवन जीते हैं उनको आप प्रवृत्ति मार्ग बोलेंगे, और जो ब्रह्मचर्य जीवन जीते हैं उसको निर्वृत्ति मार्ग बोलेंगे। चलिए, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? बुद्ध ने आनंद से यही कहा कि जो हमने धर्म शुरू किया है, जो 5000 वर्ष चलने वाला था, अब वो मात्र कितने वर्ष तक चलेगा? 500 वर्ष तक ही चल पाएगा। बुद्ध ने आनंद से कहा कि मैंने जिस धर्म की स्थापना की वह 5000 वर्ष चलता, किंतु अब जब मैंने महिलाओं को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया तो मात्र 500 वर्ष ही चलेगा। अब यहां से आप देख सकते हैं कि सारांश एक पढ़ लेते हैं तो सारा क्वेश्चन आंसर आपका बन जाता है। स्त्री को अहिरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है? क्या ऐसा कहना उचित है कि स्त्री को शिकारी कहा जाता है, स्त्री को शिकारी कहा जाता है, नागिन कहा जाता है, डस लेने वाली, जादूगरनी कहा जाता है? क्या ये कहने वालों के लोगों की मंशा क्या होती है? क्या इसके पीछे की मंशा, और क्या ये सही है? स्त्री को अहिरिन, नागिन, जादूगरनी कहने के पीछे जो मंशा होती है कि महिलाएं किसी भी भांति से पुरुषों को स्वयं से बांध कर रखती है, किसी न किसी प्रकार से अपने वश में रखना चाहती हैं, शायद यही मंशा है, इसी पर उन्होंने बोला है। ऐसा कहना कदापि उचित नहीं है, क्योंकि शक्ति पुरुषों के पास है, वो किसी पर दबाव बना सकते हैं, किसी को बस में नहीं हो सकते। ठीक है, वो किसी पर दबाव बना सकते हैं, किसी को बस में नहीं हो सकते हैं। आपके पास शक्ति है तो आप पर कोई दबाव बना सकता है, आपको कोई बस में नहीं कर सकता है। तो ये कहना बिल्कुल ही क्या है? उचित नहीं है। जो भी ये कहा है गलत कहा है। चलिए, अंतिम सवाल है बाबू, नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई? नारी की पराधीनता तब से प्रारंभ हुई जब मानव जाति ने किस चीज का खोज कर दिया? कृषि का। और महिलाएं घर में रहने लगी और पुरुष बाहर काम करने लगे, तब से नारी की पराधीनता हो शुरुआत होगी। चलिए, तो ये हम लोग कंप्लीट चैप्टर कर लिए। थैंक यू आप सभी लोगों को बने रहने के लिए। इसके आगे जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अधिक से अधिक मात्रा में क्या करेंगे बाबू? शेयर करेंगे। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट सभी लोगों को, सो जाइए, और अगले दिन फिर रिवीजन क्लास में आपको हम मिलते हैं। बाय।